नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक बहुत ही सुपर सीरीज 40 क्वेश्चंस की। और आने वाले एग्जामिनेशन में जिसमें टीजीटी और पीजीटी चित्रकला जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर सीरीज है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं 40 प्रश्नों की जो चित्रकला से होंगे। एक बात है कि आप पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा, आप अपने आप को जांचिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रंथ में कला का उल्लेख शिल्प के रूप में किया गया है? ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र, अष्टाध्यायी या फिर कौशिकी ब्राह्मण में? तो आपको बताया गया है कि कला का सबसे पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ये चमड़े पर चित्रकारी करने का प्रमाण मिला है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है और इसमें पहली बार यथार्थवादी उल्लेख किया गया है। जबकि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कला को शिल्प बोला गया है। कला को शिल्प बोला गया है और शिल्प को दो भागों में बांटा गया है, चारुशिल्प और कारुशिल्प। कारुशिल्प का मतलब होता है उपयोगी कला, जिसमें बढ़ईगिरी, सोनारगिरी, लोहारगिरी ये सब आती हैं। और चारुशिल्प को ललित कला कहा जाता है। ललित कला 5 प्रकार की होती हैं: काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला तथा 5वां है मूर्ति कला। ये 5 बोला जाता है चारु शिल्प, जिसको ललित कला के नाम से जानते हैं। तो आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ललित कला कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है: काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला और मूर्ति कला। ये बोला जाता है ललित कला। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या? सी वाला होगा, जिसको हम कहते हैं अष्टाध्यायी। सी वाला आंसर इसका होगा, जिसको कहते हैं अष्टाध्यायी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कला विलास में उल्लिखित भेषज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? कायस्थ लेखकों के लिए, बौद्ध चिकित्सकों के लिए, बहुरूपियों के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए? तो दोस्तों ये बौद्ध चिकित्सकों के लिए प्रयोग किया गया है भेषज शब्द का। भेषज शब्द का प्रयोग बौद्ध चिकित्सकों के लिए किया गया है। आपको बताएं कि विभिन्न कला ग्रंथों में या विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों में, अधार्मिक ग्रंथों में कला के प्रकार की बात की गई है। जैसे ललित विस्तार जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें 86 प्रकार की कला का उल्लेख है। जैन ग्रंथ प्रबंध कोश में 72 प्रकार की कला का उल्लेख है। यही वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 प्रकार के, बाणभट्ट की कादम्बरी में भी 64 प्रकार की कला का उल्लेख है। और एक ग्रंथ है काव्य शास्त्र और एक अग्नि पुराण, इनमें भी 64 प्रकार की कला का उल्लेख है। जबकि क्षेमेंद्र के द्वारा जो किताब लिखी गई है कला विलास, इसमें कुल 350 प्रकार की कला का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और इसी 350 में जैसे 64 जन उपयोगी कला की बात की गई है, 64 सुनारों की कला की बात की गई है, 64 वेश्या कला की बात की गई है, 16 प्रकार की कायस्थ या लेखकों की कला की बात की गई है और इसी में 10 प्रकार की कला की बात की गई है बौद्ध चिकित्सकों की, जिसके लिए भेषज शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी कला विलास में 100 प्रकार की सार कलाओं का भी उल्लेख किया गया है। 100 सार कलाओं का भी उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बौद्ध चिकित्सकों के लिए। नेक्स्ट, किसे ललित कला के प्रकार में शामिल नहीं किया जा सकता? दोस्तों अभी हमने आपसे चर्चा किया है ललित कला और उपयोगी कला अर्थात कारुशिल्प और चारुशिल्प के बारे में। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ई एवं सुनार कला, काव्य कला, चित्रकला, जैन भिक्षुओं हेतु। तो वास्तव में ललित कला के अंतर्गत हमने आपसे बताया था कि जो बढ़ईगिरी है, सुनारगिरी है, ये सब ललित कला के अंतर्गत आता है। तो ये ललित कला के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये क्या आता है? ये भाई आता है उपयोगी कला के अंतर्गत। ठीक है, तो शामिल नहीं पूछा है, नकारात्मक प्रश्न है। ललित कला में शामिल नहीं है। ललित कला में 5 कला आपको बताई गई है। 5 कलाओं में जैसे आपको काव्य कला बताया गया, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला और मूर्ति कला, ये जो है 5 ललित कला के अंतर्गत हैं। जबकि बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी ये सब के सब उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर आपका पहला वाला सही होगा। ठीक है, बढ़ईगिरी और सुनारगिरी ये ललित कला नहीं बल्कि उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? संगीत कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है या फिर काव्य कला है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों को लेकर के कई इस बात पर विवाद रहता है कि किसे सर्वश्रेष्ठ कला माना जाए। तो भारत में तो चित्रकला को प्रधान माना गया है। भारतीय कला जो है ये चित्रकला प्रधान है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों की कला जो है ये काव्य कला प्रधान मानी जाती है। ठीक है, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो कला सर्वश्रेष्ठ कला मानी गई है वो काव्य कला मानी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
भास्कर्य के क्षेत्र, भास्कर्य कला के क्षेत्र में सामान्यतः कितने आयाम के होते हैं? भास्कर्य कला के चित्र सामान्यतः कितने आयाम के होते हैं? 2D होता है, 3D होता है, 2D एंड 3D दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? देखें, पहली बात तो ये भास्कर्य कला क्या होता है? जब हम कोई ऐसी कला का निर्माण करते हैं जिसमें खुदाई करके उकेर करके चित्रों को बनाया जाता हो, जैसे मूर्ति, जब आधी मूर्ति आप कभी बनाते हैं, इस तरह का कोई प्लेट है और कोई आप इस पे मूर्ति बनाते हैं, तो आप इस मूर्ति पर खुदाई करते हैं, इस पे उभार देते हैं। तो जब हम इसको थोड़ा सा उभार देते हैं, चित्र हल्का सा उभरा हुआ दिखता है, तो वैसे को हम क्या कहते हैं? वैसे हम लोग कहते हैं कि ये अभी लो रिलीफ में बना हुआ है। और जब चित्र बहुत ज़्यादा इसमें उभार दे दिया जाए, चित्र एकदम मूर्ति टाइप का दिखने लगे, तब उसे हाई रिलीफ कहा गया है। ठीक है, रिलीफ दो टाइप के हैं, हाई रिलीफ और लो रिलीफ। सीधा सीधा मतलब है, हाई का मतलब है कि जहाँ गहराई से चीज़ों को उकेरा जाए, और लो रिलीफ का मतलब है कि जहाँ पे खुदाई बहुत कम किया जाए। ठीक है, तो ये वास्तव में इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 नंबर का, ये 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये होगा 3D, क्योंकि मूर्ति कला जो होते हैं, मूर्ति कला जो 3D होता है, और भास्कर्य कला जो हाई रिलीफ है, भास्कर कला भी क्या होता है? 3D होता है, मतलब 3 आयामी होते हैं। चित्रकला 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, 2 तरफ से इसको आप देख सकते हैं, लेकिन मूर्ति को आप ऐसा देखते हैं कि 3 तरफ से वो दिखता है। ठीक है, तो 3D होता है, इसका उत्तर 3 सी वाला सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और उनके सामने विद्वान लिखा गया है। फ्रायड के अनुसार कला की परिभाषा क्या है? फ्रायड कहता कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। नीत्शे, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। गांधी, आत्मा की ईश्वरीय संगीति कला है। P.A. चौबेल, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। तो इसमें डी वाला गलत है, बाकी सब सही, ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। डी गलत इसलिए है कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये सैरे महोदय का कथन है, जबकि P.A. चौबेल महोदय कहते हैं कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। ये नीचे लिखा गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वाला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय कला की विशेषताओं में शामिल नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय कला की विशेषताओं में शामिल नहीं है। प्रतीकात्मकता, ये प्रतीकात्मकता लिखा गया है। कल्पना प्रियता, धार्मिकता, चित्रों पर नाम लिखना, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, चित्रों पर नाम लिखना भारतीय कला में शामिल नहीं है। वास्तव में चित्रों पर नाम लिखने की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत सबसे पहले ईरान में हुई, उसके बाद फिर ईरान से वो मुगलों के तरफ आई, और फिर मुगलों से ये चित्रकला सीधा सीधा इंडिया में आ गई। ठीक है, भारतीय कला में आ जाती है। चूँकि इसका उत्तर डी सही है। ठीक है, इसका उत्तर डी सही है। देखिए, प्रतीकात्मकता का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को प्रतीक मान करके उसका चित्रांकन करें। जैसे अगर कहीं पर जटा से जल निकलता हुआ दिखाया गया तो वो भगवान शिव का प्रतीक हो गया। कहीं पर केवल मुरली रखी गई है या मोर पंख रखा गया है तो भगवान कृष्ण का प्रतीक हो गया। कहीं पर वीणा रखा गया है तो माँ सरस्वती का प्रतीक हो गया। कहीं पर आप चित्रित किए हैं, जैसे मूषक का चित्रण है, तो आप भगवान गणेश को प्रतीक रूप में समझते हैं। कहीं पर अगर स्वास्तिक चिन्ह लिखा गया तो आप सूर्य उपासना का प्रतीक समझते हैं। कहीं पर हानि लाभ लिखा गया है या रिद्धि सिद्धि लिखा गया है तो आप उसमें लक्ष्मी गणेश को समझ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रतीकात्मकता भारतीय कला की विशेषता में शामिल रहा है। साथ ही साथ कल्पना प्रियता भी यहाँ पर रही है, कल्पना के आधार पर लोग चित्र बनाते रहे हैं। और धार्मिकता तो यहाँ पर दिखाई ही देती है, चूँकि आपको पता है कि राजा रवि वर्मा ने पहली बार इनके जो चित्र का विषय है वो धर्म ही रहा है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय जो है वो धर्म ही रहा है, और इनके जो विषय चित्रण का विषय रहा है वो धार्मिक रहा है। ये बात आपसे पूछी भी गई है। अगला सवाल देखेंगे। प्रायः भारतीय चित्रकला में ... की प्रधानता होती है। मतलब भारतीय चित्रकला में किस बात की प्रधानता है? रंग की प्रधानता है, रेखा, आधार या फिर आकार की? तो देखो दोस्तों, वास्तव में अगर हम बात करें कि भारत की जो कला है वो क्या प्रधानता रखती है, तो भारतीय कला जो है वो रेखा प्रधान है। मतलब इनको रेखा खींच करके ही चीज़ों को उकेरा जाता है। ठीक है, और लास्ट में रेखा खींच करके उसको खूब बढ़िया से सजा दिया जाता है। तो भारतीय चित्रकला की बात करें तो ये रेखा प्रधान है। अगर हम यूरोपीय चित्रकला की बात करें तो यूरोपीय चित्रकला रंग प्रधान है। ठीक है, अगर यूरोपीय चित्रकला की बात करें तो यूरोपीय चित्रकला रंग प्रधान है और भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला देखेंगे।
वह पूर्व ऐतिहासिक कालखंड जहाँ से कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है, जहाँ से कोई लिखित विवरण नहीं मिलता हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि वह ऐतिहासिक कालखंड जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात वह अपठनीय है। कोई अपठनीय सामग्री मिली है, लिखने का साक्ष्य तो है लेकिन अपठनीय है, उसे आदि ऐतिहासिक काल। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत मौर्य काल से होती है। कांस्य काल का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर पहला वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय परिक्षेत्र में प्रथम प्रागैतिहासिक कलाकृति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 13 मई 1863 ईस्वी को। 13 मई 1863 ईस्वी को तमिलनाडु के पल्लवरम से हैंड एक्स का मतलब हाथ की कुल्हाड़ी होता है, मतलब हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, उसको हैंड एक्स बोलते हैं। और हैंड एक्स भारत की पहली प्रागैतिहासिक कलाकृति के रूप में माना जाता है, जिसकी खोज जियोलॉजिस्ट बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को 13 मई 1863 को तमिलनाडु के पल्वरम से इन्होंने खोजा था। अगला, भारत में किस स्थल से सर्वप्रथम चित्रकला की खोज हुई? भीमबेटका या फिर सिंघनपुर या कैमूर क्षेत्र या अजंता? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत के कैमूर क्षेत्र से, जिसको आप विंध्यन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, पहली बार सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कार्लाइल महोदय के द्वारा, काकबर्न और कार्लाइल महोदय के द्वारा 1880 ईस्वी में मिर्जापुर के भीमबेटका एरिया से खोजा गया था। ठीक है, सॉरी, हाँ, मिर्जापुर से खोजा गया था कैमूर क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र से। ये मिर्जापुर है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मिर्जापुर कहाँ पर है, तो मिर्जापुर मिर्जापुर कैमूर क्षेत्र में है, विंध्य क्षेत्र में है। तो मिर्जापुर पहला ऐसा स्थल है जहाँ से सर्वप्रथम चित्रकला की खोज की गई है। ठीक है, मिर्जापुर पहला स्थल है जहाँ से चित्रकला की खोज की गई है। और मिर्जापुर जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है और एक नदी बहती है बेलन घाटी नदी से इसके अवशेष पाए गए हैं। बेलन घाटी नदी के आसपास इसके अवशेष पाए गए हैं। और भी इस जो मिर्जापुर है, इसकी खोज काकबर्न और कार्लाइल महोदय ने 1880 में की थी। मिर्जापुर के क्षेत्र से सांभर, हिरन और हिरनी के चित्रांकन पाए गए हैं। अगला सवाल देखेंगे, प्री स्टोन एज के मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? प्री स्टोन एज का मतलब है दोस्तों कि सीधा बात कर रहा है कि पूर्व पाषाणिक मानव। तो पूर्व पाषाणिक मानव आखेट करता था, संग्रहण करता था, लेकिन कृषि खाद्य के लिए वो नहीं जाना जाता था। तो इसमें से आप दोनों, ए और बी दोनों सही हैं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में आखेट और संग्रहण, इसलिए परफेक्ट आंसर होगा डी वाला। आखेट भी करता था और चीज़ों का संग्रह भी करता था। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है कि इंडियन आर्कोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? माने भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व की स्थापना की गई थी, जबकि 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अगर विभाग की बात करें तो 1905, अगर पुरातत्व की बात करें तो फिर 1861 में। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व की शुरुआत या खोज का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, भीमबेटका केव आर्ट्स की खोजकर्ता प्रोफेसर V.S. वाकड़कर का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? भीमबेटका केव आर्ट्स, जो भीमबेटका की गुफा है और गुफा के जो आर्ट्स हैं उसको किसने खोजा था? तो B.S. वाकड़कर ने खोजा था। और इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है? जयपुर, इलाहाबाद, उज्जैन या फिर BHU? वास्तव में ये उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, तो ऑप्शन इसमें सी वाला आपका सही होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, चूंकि हम भीमबेटका की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भीमबेटका को कहा जाता है, जैसे भीमबेटका के बारे में कि इसकी खोज 1958 ईस्वी में किया था वाकड़कर साहब ने। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में वाकड़कर महोदय ने किया था। और यहाँ इसे माना जाता है कि यह
लिथिक इससे संबंधित है। मेसोलिथिक माने मध्य पाषाणिक स्थल है भीमबेटका। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भीमबेटका मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। और इसी भीमबेटका को जू रॉक सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसी भीमबेटका को जू रॉक सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बातें जो अतिरिक्त बता रहा हूँ इसको भी आप सुनते जाइए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक आदि मानव बेडौल पाषाणों से उपकरण निर्मित करते थे, यद्यपि डॉट 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 तक आते आते पॉलिशदार प्रस्तरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये प्रस्तर है, प्रस्तर का मतलब पत्थर। पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। नवपाषाण काल में, कांस्य युग में, ताम्र युग में, मध्य पाषाण युग में। तो दोस्तों नवपाषाण काल तक आते आते मानव के जीवन में जो उसने पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया वो अब पॉलिश हो गए थे, ठीक ना। वो पॉलिशदार पत्थरों का, सुडौल पत्थरों का प्रयोग करने लगा। हालांकि इसके पहले बेडौल पत्थरों का प्रयोग करता था। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि उदयगिरी गुफा से प्राप्त वाराह प्रतिमा पौराणिक आख्यानों, ये आख्यान है, पौराणिक आख्यानों तथा शिल्प सौंदर्य हेतु प्रसिद्ध है। इसका संबंध है। उदयगिरी गुफा में कौन सी प्रतिमा है भाई? वाराह की प्रतिमा मिली है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पौराणिक आख्यान और शिल्प सौंदर्य के लिए। इसका संबंध किससे है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, उत्तर मौर्य काल से या वैदिक काल से? तो दोस्तों उदयगिरी की गुफा का सीधा सीधा संबंध है गुप्ता काल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उदयगिरी का संबंध किससे है? गुप्त काल से। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन सही, गुप्त काल से संबंधित है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो उदयगिरी से कुल 20 गुफाएं मिली हैं। और उदयगिरी कहाँ पर है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक एरिया है जिसको विदिशा या बेसनगर पहले कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में स्थित है उदयगिरी। किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि उदयगिरी की गुफा का संबंध जैन और हिंदू धर्म दोनों से है, ठीक है। जैन और हिंदू दोनों धर्मों से है, तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला सवाल पूछ रहा है कि भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स संबंधित है। भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि शैल चित्रकारी। पेट्रोग्लिफ्स का मतलब होता है शैल चित्र, ठीक ना। पत्थरों पर या गुफाओं में जो शिलाओं पर चित्र किया गया उसको पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। तो भीमबेटका का संबंध किस एज से है ये पूछा जा रहा। अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया था कि ये मीजोलिथिक से संबंधित है, मध्य पाषाणिक स्थल है। अगला देखेंगे। असुमेलित जोड़ा पहचानिए। मुरैना मध्य प्रदेश, लोहदा नाला उत्तर प्रदेश, जलगांव पटने, ये पटने है, चटन लिखा है, सही सुमेलित है। तो ये गलत है। देखिए इसमें जो सी वाला है, सी वाला वास्तव में आप देखिए मुरैना मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसके स्थान का नाम है। ये जलगांव एक स्थान है जो पटवे नामक स्थान पर है। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा होता तो उत्तर ये भी सही हो जाता, ठीक ना। यहाँ महाराष्ट्र लिखने से गलती कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव के पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे पर आड़ी तिरछी चित्रकारी का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा असुमेलित जोड़ा वो सी वाला होगा, ठीक ना। चूंकि ये पटने के स्थान पर महाराष्ट्र लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि राज्य लिखा गया है, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तो यहाँ महाराष्ट्र भी राज्य को लिखना था, तब ये सुमेलित होता। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है कि मध्य पाषाणिक आदिमानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? शिकार, संग्रहण, पशुपालन, सभी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए प्रागैतिहासिक जो पूरा पाषाण काल का मानव था सबसे पहले शिकार करता था और संग्रहण करता था उसका। मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव पशुपालन भी करने लगा था। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो नवपाषाणिक मानव था वो कृषि का कार्य भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। नवपाषाणिक मानव कृषि का कार्य भी करना शुरू कर देता है। नवपाषाणिक मानव कृषि का कार्य भी करना शुरू कर देता है। इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका डी वाला, माने सभी सही हैं। मध्य पाषाण काल का मानव शिकार भी करता था, संग्रहण भी करता था और पशुपालन भी करता था, इसलिए इसका सही उत्तर सभी हो गया। अगला सवाल पूछ रहा है कि किस पुरा स्थल से मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित चित्रण प्राप्त हुआ है? महदहा से, सराय नहर राय से, भीमबेटका से, आंकड़े कम है। तो डी वाला तो वैसे भी सही नहीं है। आप अपना अपना आंसर लगाएंगे, इसमें कौन सा सही होगा। 20 नंबर का सवाल है, इसका उत्तर आप लोग देंगे कि कहाँ से मिला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भीमबेटका ना, ऑप्शन नंबर सी है। भीमबेटका से हमें एक ऐसा चित्र मिला है जिसे आप धनुष बाण कह सकते हैं, ठीक है, धनुष बाण कह सकते हैं। तो धनुष बाण का चित्र कहाँ से मिला? भीमबेटका से। तो इसी को मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित चित्र माना गया है। इसी को
मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित चित्र माना गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि भीमबेटका से ही एक डोंगी का चित्र मिला है। डोंगी का मतलब होता है छोटी नाव, ठीक ना। छोटी नाव का अगर आपने देखा होगा तो छोटी नाव को डोंगी बोला जाता है। तो यहाँ से डोंगी का भी प्रमाण मिला है, धनुष बाण का भी प्रमाण मिला है। इसी को मिसाइल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका की खोज वगैरह आगे बता दिया हूँ आपको। अगला सवाल देखेंगे, मानव उद्विकास के इतिहास में किस काल को क्रांति का काल माना गया है? उच्च पुरापाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। तो देखो दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, नव पाषाण काल, चूंकि नव पाषाण काल में देखिए चाक का विकास हो जाता है। नव पाषाण काल में मानव कृषि करना शुरू कर देता है। नव पाषाण काल में ही मानव पॉलिशदार बर्तनों का, पत्थरों का भी उपयोग करने लगता है। तो कुछ नए नए ऐसे क्रांतिकारी कदम मानव यहाँ पर उठाता है, जिसके कारण से नव पाषाण काल को मानव के विकास के इतिहास का क्रांति का काल माना जाता है। ठीक है, क्रांति का काल माना जाता है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक में इस बात का सबसे पहली बार उल्लेख किया है कि नव पाषाण काल जो है, नियोलिथिक एज, ये एक रेवोल्यूशन का एज माना है उन्होंने। ठीक है, तो चाक की आविष्कार की बात करें, पहिए के आविष्कार की बात करें, कृषि के बेहतर स्तर पर, उच्च स्तर पर प्रयोग की बात करें, या पॉलिशदार पाषाणों या पत्थरों या बर्तनों की बात करें, तो सबका उत्तर होगा दोस्तों सी वाला, माने नव पाषाण काल। अगला सवाल देखेंगे, पंचमढ़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? पंचमढ़ी से कितनी गुफाएं? तो दोस्तों पंचमढ़ी से 25 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पंचमढ़ी से कितनी गुफाएं? 25 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। देखिए, पंचमढ़ी की जो खोज है ना, पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर के द्वारा पंचमढ़ी की खोज की गई थी। और पंचमढ़ी में एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि जो पंचमढ़ी की गुफा है, पंचमढ़ी की गुफा में जैसे एक स्थल है जिसका नाम है महादेव बाजार, एक स्थल है महादेव बाजार, और इसी से जुड़ा हुआ है एक इमली खोह, इसी से जुड़ा हुआ एक स्थल है इमली खोह, और एक स्थल है मांडदेव। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि महादेव बाजार किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पंचमढ़ी से जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, और इसी महादेव बाजार से विशालकाय बकरे का प्रमाण मिला है, चित्र मिला है। गर्दभ गधे के मुख वाले व्यक्ति का या गधे के मुख वाले देवता का भी चित्र महादेव बाजार से मिला है। यहीं से हमको मधु संचय करते हुए एक चित्र प्राप्त हुआ है, इसी महादेव बाजार से मधु संचय करते हुए या मधु संचयन का दृश्य मिला है। यहीं से, अर्थात महादेव बाजार से ही हमको शस्त्रधारी एक योद्धा का भी प्रमाण हमको चित्र के रूप में मिला है, इसी महादेव बाजार से, जो पंचमढ़ी से है। तो इस बात को याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, असत्य कथन है महाराष्ट्र से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे पर आड़ी तिरछी चित्रकारी है, सही बात है। पाषाणिक मानव अधिकांशतः गेरू रंगों का प्रयोग करता था, यह भी सही बात है। लाल रंग करने के लिए देखिए, या तो लाल ऑप्शन में होगा या तो फिर गेरू होगा। तो लाल रंग का प्रयोग वो गेरू के रूप में करता था, ठीक है, गेरू के रूप में। और सफ़ेद के लिए खड़िया मिट्टी का, और काले के लिए देखिए कोयला जला करके काजल का प्रयोग करता था, इस तरीके से। सी वाला, लोहदा नाला से नर कंकाल मिले हैं, ये तो गलत बात है भाई। महदहा से हड्डी की स्त्री की मूर्ति, यह गलत बात है। देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत है नीचे के, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ, ये देखिए लोहदा नाला जो है, ऐसे ऊपर से एरो नीचे लगा लेंगे तो लोहदा नाला से हड्डी की स्त्री की मूर्ति पाई गई है, और महदहा से 2 नरकंकाल पाए गए हैं। तो ऊपर से ऐसे ऊपर वाला नीचे कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर कर लीजिए, सेट हो जाएगा आपका। महदहा से 2 नरकंकाल मिले हैं और लोहदा नाला से हड्डी की मूर्ति पाई गई है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल है, पंचमढ़ी से असंबद्ध है, मतलब किसका पंचमढ़ी से संबंध नहीं है। तो इसमें अभी जस्ट हमने इसके पहले बताया था कि इमली खोह, मांडदेव और महादेव बाजार, ये तीनों के तीनों स्थल पंचमढ़ी से संबंधित हैं। किससे? पंचमढ़ी से संबंधित हैं। ये जो खैरपुर है, इसका संबंध पंचमढ़ी से नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि भैंसे के आखेट का मनोरम दृश्य कहाँ से चित्रित हुआ है? भैंसे के आखेट का मनोरम दृश्य कहाँ चित्रित किया गया है? तो भैंसे के आखेट का जो मनोरम दृश्य है, ये दोस्तों सिंघनपुर से मिला है। ठीक है, कहाँ से? सिंघनपुर से। अच्छा देखिए, ये जो सिंघनपुर है ना, ये सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में है। मैं 36 लिख के गढ़ लिख दे रहा हूँ, आप समझ है ना कि ये छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है ना। और डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा 1910 ईस्वी में इस चित्र की खोज की गई थी।
डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा, डब्ल्यू एंडरसन के, मैं थोड़ा सा पेन हमारी ठीक नहीं चला पा रहा हूँ अभी इस पर मैं, तो आप बस बातों को सुन करके ही समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा यह चित्र खोजा गया था सिंघनपुर से। और ये जो स्थल है, ये स्थल वास्तव में रायगढ़ में स्थित है ना, रायगढ़ में स्थित है। और जब कभी कभी आपसे एक सवाल पूछता है कि रायगढ़ जो है, रायगढ़, एक सवाल पूछा जाता है कि क्षेपांकन पद्धति से चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेपांकन विधि के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्षेपांकन का मतलब होता है इसे छाप से मार करके चित्र बना देना। तो रायगढ़ से भी क्षेपांकन के चित्र मिले हैं और होशंगाबाद से भी क्षेपांकन के चित्र मिले हैं। जब कभी क्षेपांकन की बात करेगा तो वरीयता आपको होशंगाबाद को देनी है, ठीक है। वरीयता आपको किसको देनी भाई, होशंगाबाद को देनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर का सवाल है, बौतालदा कहाँ स्थित है। तो बौतालदा दोस्तों ये रायगढ़ में स्थित है, अभी जस्ट हमने आपसे चर्चा किया, बौतालदा रायगढ़ में स्थित है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है कि असुमेलित जोड़ा है। ब्रॉडविक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, सही बात है। पिगट प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये भी सही है। लायोन हार्ड एडम प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला सवाल देखें। निम्न में से कहाँ पीले रंग की हाथी का चित्र मिला है। कहाँ से पीले हाथी के चित्रण का चित्र मिला, पीला हाथी कहाँ पर चित्रण किया गया, यह से पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा होशंगाबाद। तो होशंगाबाद है कहाँ पे दोस्तों, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और इसकी खोज मनोरंजन घोष जी के द्वारा किया गया था, मनोरंजन घोष के द्वारा किया गया था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष के द्वारा होशंगाबाद के चित्रों की खोज की गई थी। यहाँ से एक तो पीले रंग की हाथी का चित्र मिला है, दूसरा विशाल भैंसे का चित्र मिला है, वन देवी का चित्र मिला है, और विशाल काय मोर का भी चित्र हमको होशंगाबाद से ही प्राप्त होता है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है कि किस पुरा स्थल से शौर्य प्रतीक का चित्र मिला। अच्छा, शौर्य प्रतीक भीमबेटका, धर्मपुरी, मंदसौर, खैरपुर। सौर प्रतीक का मतलब आप देखें जो स्वास्तिक का चित्र होता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह, इसी को तो सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति यहाँ से आपसे बदल के पूछा गया है कि सौर प्रतीक का चित्रण कहाँ से मिला है। ठीक है, सौर प्रतीक का चित्रण कहाँ से मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा मंदसौर, एमपी, माने सी वाला। मंदसौर कहाँ पर है, एमपी है। और इस मंदसौर से सूर्य के उपासना का प्रतीक मिला है। और यही मंदसौर से ही अष्टदल कमल का भी प्रमाण मिला है। अष्टदल कमल का भी प्रमाण यहीं से पाया गया है। अगला सवाल देखेंगे। किस क्षेत्र से क्षेपांकन विधि से चित्रण मिला। अच्छा, क्षेपांकन जस्ट अभी आपको बताया हूँ, रायगढ़, होशंगाबाद, दोनों इनमें से कोई नहीं। जरा सा कमेंट करके बताएं तो कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, रायगढ़ ऑप्शन में है तो रायगढ़ से भी पाया गया है, होशंगाबाद है तो होशंगाबाद से भी पाया गया है, दोनों में से पाया गया है। तो इस तरह से भाई सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, कोई एक। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको अपने सेल्फ माइंड का प्रयोग करके इसका उत्तर देना पड़ता है। देखिए, क्षेपांकन का प्रयोग तो दोनों से, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें से गलत करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी ऑप्शन होशंगाबाद रहे तो वरीयता के रूप में आपको होशंगाबाद को ही रखना है कि क्षेपांकन विधि से चित्रण का जो प्रमाण है ये रायगढ़ और होशंगाबाद दोनों से तो मिला है, लेकिन वरीयता के क्रम पर हम किसको रखेंगे भाई, होशंगाबाद को रखेंगे। अब कभी कभी आयोग यहाँ बदमाशी भी कर जाता है, वो दोनों को भी टिक कर सकता है, लेकिन ये तो कोर्ट निर्णय करेगा। चलिए अगला सवाल देखें। किस स्थल से शहद एकत्रण का दृश्य मिला है। दोस्तों, अभी मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया, महादेव बाजार से, महादेव बाजार से शहद एकत्रण का चित्र मिला है। ठीक ना, शहद एकत्रण का चित्र मिला महादेव बाजार से। और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भीमबेटका की कुल कितनी गुफाएं चित्रित मिली हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्रित गुफा की बात कर रहा है। तो कुल गुफाओं को अगर पूछता तो हम 600 बता देते, लेकिन ये चित्रित गुफा पूछा है तो बी वाला ऑप्शन होगा 275। कुल कितनी गुफाएं चित्रित हैं तो 275 हैं। और भीमबेटका के बारे में हमने आपको बताया कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। बी एस वाकड़कर महोदय के द्वारा 1958 ईस्वी में
इसकी खोज की गई थी, भीमबेटका की खोज की गई थी, याद रखिएगा, कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, यह भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, मिर्जापुर क्षेत्र से लगभग कितनी गुफाएं मिली हैं? तो मिर्जापुर क्षेत्र से 100 गुफाएं, 50, 75 या 600। तो मिर्जापुर क्षेत्र से लगभग 100 गुफाएं प्राप्त की गई, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से जैसे विजयगढ़ की गुफा प्रमुख है, हरनी हरण की गुफा प्रमुख है, सोहरो घाट की प्रमुख है, यही 3 प्रमुख हैं, ठीक ना। जैसे देखें विजयगढ़ और हरनी हरण और सोहरो घाट, ये 3 प्रमुख हैं, है ना, ये 3 प्रमुख हैं। और यही से बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे सोहरो घाट से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव की आकृतियों का चित्रण और हाथ के छापे का चित्रण कहाँ से मिला है? तो सोहरो घाट से मिला। हाथ का जो चित्रण है या हाथ के छापे का चित्रण है वो सोहरो घाट से पाया गया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला सवाल देखेंगे कि सुअर के आखेट का चित्र कहाँ से मिला है? सुअर के आखेट का चित्र दोस्तों ये वास्तव में सोरहो घाट से मिला है। सुअर के आखेट का चित्र क्या है? ये सोरहो घाट से मिला है ना। सुअर के आखेट का चित्र सोरहो घाट से मिला है। अगला सवाल देखेंगे, लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित पुरा स्थल है? लिखुनिया किस नदी के किनारे है? सोन, गरई, आसान या फिर नर्मदा? तो ये गरई नदी के किनारे है दोस्तों, गरई नदी के किनारे है। अगला सवाल देखें, किस स्थल से घोड़ा, मगरमच्छ, गैंडे के आखेट का चित्र मिला है? लिखुनिया, घोड़मगर, ये घोड़मर, दूसरा घोड़मगर और तीसरा बिंडम। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, घोड़मगर। देखिए घोड़मर कंफ्यूजन करने के लिए डाला गया है, तो बी वाला तो पूर्णतः गलत है, ए वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि तांत्रिक अवधारणा पर आधारित चोंचदार मानव का चित्र मिला है? करियाकुंड, मणिकपुर, बिंडम या सरहट? इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा जहाँ से चोंचदार मानव का प्रमाण पाया गया है? देखिए चोंचदार मानव मतलब जैसे अगर ये मानव हम बना दें तो मानव का कुछ इस तरह से चोंच निकला हुआ है, ठीक ना, इस तरह से मानव का चोंच निकला, चोंचीला मानव बनाया गया है, ठीक ना, मानव को चोंचीला बनाया गया, चोंच इसका बना दिया गया है। तो इस तरह से चोंचदार मानव का प्रमाण मिला है कहाँ से? आंसर करेंगे आप लोग कि चोंचदार मानव का जो प्रमाण मिला है वो सरहट से मिला है, माने चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल अब पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? हालांकि भीमबेटका भी एक पर्यटन स्थल के रूप में बदला हुआ है, लेकिन भीमबेटका यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में बीढ़म है। बीढ़म एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है जो अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिण भारत स्थित किस स्थल से जादू टोना का दृश्यांकन मिला है? विलासरंगम, पल्लवरम, बेल्लारी या फिर चेन्नई? इसका सी वाला आंसर ठीक हुआ, बेल्लारी। और बेल्लारी है कहाँ पे दोस्तों? बेल्लारी है कर्नाटक में। बेल्लारी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो दक्षिण भारत में 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमको प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। एक तो कर्नाटक से मिला है और दूसरा तमिलनाडु से मिला है। एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। साउथ में 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ से हमको प्रागैतिहासिक कला के प्रमाण मिले हैं। कर्नाटक का एक स्थल है बेल्लारी और तमिलनाडु का एक स्थल है विलासरंगम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विलासरंगम होगा। तमिलनाडु के किस स्थल से प्रागैतिहासिक कलाकृति प्राप्त हुई है? तो विलासरंगम से। दक्षिण भारत में 2 स्थल हमने बताया, पहला तो तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक, ठीक है, पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक। ये 2 स्थल हैं जहाँ से ये चीज़ें पाई गई, विलासरंगम और इधर से बेल्लारी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा का सारा सवाल आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसमें से कम जो विद्यार्थी 30+ करेगा उसकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ आप लोग करके इसको बताइएगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो, अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी अटेंडेंस हमारे वीडियो पर लग जाएगी, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।